हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। करंट और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कंप्यूटर के बारे में देखा था और कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको देखा था। एंड कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है उसको हमने कवर किया था, और कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह हमने देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट फर्स्ट यूनिट करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि डिवाइस में मतलब कि जो यूज़र वगैरह होता है, जो हम लोग होते हैं, क्या कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं और उस डेटा को प्रोसेस करता है या उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कुछ एक्सेल वगैरह में काम करते हैं या फिर हम कोडिंग वगैरह करते हैं, तो कोडिंग वगैरह या एक्सेल में क्या होता है कि हम कुछ भी डेटा वगैरह देते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट होता है सम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, या फिर कोडिंग में हम कोड करते हैं, उसका कोड को रन करते हैं, तो वो क्या होता है? डेटा होता है। और उसके बाद वो प्रोसेस होता है, जो कोड होता है वो कंपाइल होता है, और वैसे ही एक्सेल में डेटा होता है, उसमें फॉर्मूले वगैरह डालते हैं, उसके बाद में रिजल्ट शो होता है। तो वो सभी क्या होता है? इनपुट होता है। वैसे ही कंप्यूटर पे हम कुछ बहुत सारे इनपुट देते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सपेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एंड डिस्प्ले देम टू द यूजर, एंड वी कैन स्टोर रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूजेस। कि इसमें ऐसे और बता रखा है कि जो कंप्यूटर होता है प्रोड्यूस करता है आउटपुट को, और जो डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, उसमें हमें रिजल्ट शो होता है, और उस डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में हम उसको और ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उसकी वो होती है। अब ये डेटा क्या होता है? डेटा एक कलेक्शन होता है, जो कि अनऑर्गेनाइज फैक्टर होते हैं, जो कि जैसे कि डेटा है, जैसे कि मैं मार्केट गया, वहाँ से मैंने एक पेन ख़रीदा, एक कॉपी ख़रीदी, उसके बाद मैंने एक बैग ख़रीदा, जूते ख़रीदे। क्या है कि थोड़ा स्कूल का या कॉलेज का हमारा स्टार्ट हो गया है, तो हमने बहुत सारे सामान ख़रीदे। लास्ट में आके वो सब डेटा है कि हम यहाँ यहाँ गए, ऐसे ऐसे ख़रीदा, वो पूरा पूरा अनऑर्गेनाइज डेटा है। अब मैं लिखने के लिए बैठा कंप्यूटर पे, उसमें डाला कि मैंने सबसे पहले पेन ख़रीदा, 5 रुपये का ख़रीदा, कॉपी ख़रीदी मैंने 100 रुपये ख़रीदी, उसके बाद बैग ख़रीदा 300 रुपये का, पूरा एकदम डेटा ऐसे करते हैं। उसके बाद आउटपुट्स होता है कि हमने टोटल सामान कितने का ख़रीदा, और हमें कौन सा सबसे सामान सबसे मतलब मैक्सिमम सामान कितने रुपए ख़रीदा, मिनिमम सामान हमने कितने रुपए का ख़रीदा। तो ये सब क्या डेटा होता है, और ये डेटा प्रोसेस होता है, जो कि हमारा ये जो कि डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर डेटा ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल प्रोसेस होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब आप इन्फॉर्मेशन मतलब फैक्टर होते हैं कुछ, वो कंप्यूटर के कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम कोई भी यूज़र होता है, वो डेटा को क्या करता है, उसमें मतलब रिसीव दे देता है। कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी डेटा को क्या है? रिसीव करता है, मतलब उसको प्राप्त करता है। उसके बाद वो जो डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होती है, या वो प्रोसेस होता है। जो रिसीव किया होता है डाटा, वो क्या होता है? जो फैक्टर होता है, वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। उसके बाद वो डेटा को हम क्या स्टोर कर सकते हैं, और जो आउटपुट होता है और प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये आउटपुट के तौर पे यूज़ ले सकते हैं। अब इसमें आती है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक आता है इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट क्या कौन सी बला है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू प्रोवाइड डेटा टू द कंप्यूटर। मतलब ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कि डेटा मतलब जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेब ब्रेम है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक जो कि गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। बारकोड रीडर आजकल बारकोड रीडर आते हैं कि फ़ोन में स्कैन किया सीधा वो जाता है। इनपुट डिवाइस जो कि सब समझ सकते हैं। उसके वाला ट्रैक बॉल वगैरह काफ़ी इनपुट सारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट द ये कवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूज़र एंड अनदर डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उससे क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को कवर करता है या कवर करता है, उसके बाद कंप्यूटर से करता है, उसके बाद यूज़र को और किसी इस डिवाइस से भी क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है। अब इसमें आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इसमें मॉनिटर होता है, मॉनिटर कुछ भी सर्च करते हैं हमें एज ए मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाई देता है, डिस्प्ले पे इसकी स्पीकर पे रहता है, हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद उसकी हाई वॉल्यूम आती है, लो वॉल्यूम आती है, या फिर कुछ गाने वगैरह रहते हैं या कुछ फ़िल्टर वगैरह लगे उसके स्पीकर में वो रहता है। उसके अलावा प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, हम कुछ इनपुट देते हैं उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट में आउटपुट में शो होता है। उसके अलावा एलईडी आप देख सकते हैं, इसमें प्रिंटर होते हैं, हेडफोन होते हैं, उसके अलावा प्लॉटर वगैरह होते हैं, जो कि सभी के सभी क्या हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। हाइब्रिड डिवाइस की बात करते हैं, हाइब्रिड डिवाइस विच मतलब हाइब्रिड डिवाइस क्या होता है, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों लेते हैं। मतलब इस मतलब ऐसे डिवाइस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों ले लेते हैं, जैसे कि अपने टच स्क्रीन हो गए। उसके अलावा इसमें एनआईसी, साउंड कार्ड, ये फैक्स मशीन, उसके वाला यूएसबी डिवाइस, मॉडर्न वगैरह बहुत सारे होते हैं जो कि हाइब्रिड डिवाइस होते हैं, जो कि क्या करते हैं कंप्यूटर में, और उसमें हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। टच स्क्रीन पर टच किया, उसको हमने इनपुट दे दिया और फिर उसके बदले डिस्प्ले से हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से है। उसके अलावा इसमें यूएसबी ड्राइव वगैरह आप और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आप ले सकते हैं। अब मेन करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है उसकी खासियत क्या होती है, उसमें क्या क्या खास बात होती है, क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो स्पीड, हमने कुछ भी सर्च किया मिनटों में, मिली सेकेंड में सीधा हमको हमारे डिस्प्ले पे मिल गया, तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी की बात करें, चाहे मैं 1000 रुपये जोड़ूँ चाहे 10,000 जो जोड़ूँ, जब तक इनपुट गलत नहीं होगा तब तक आउटपुट गलत होने के कोई चांस ही नहीं है। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, और इसकी इसलिए एक्यूरेसी रहती है 100% रहती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे रिलायबल है, इसमें मेमोरी है, इसमें ऑटोमेटिक वगैरह आजकल बहुत करते हैं कि बोल के काम कर लेते हैं या बस इसमें इनपुट देना रहता है, ऑटोमेटिक सब कुछ काम हो जाता है। तो कि जो कि हमारी कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा खास बात है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर है, एप्लीकेशन का मतलब एग्जांपल है कि कंप्यूटर हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं, एप्लीकेशन के तौर पे कैसे कैसे काम आते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो होते हैं एक मतलब कि ऐसे मतलब कंप्यूटर मतलब बहुत सारी फील्डों में काम आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी वगैरह होती है, मशीनिंग वगैरह की इनकी पूरी देखभाल वगैरह करते हैं। तो ये कंप्यूटर हमारे बहुत सारे फैक्टरों में काम आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कैसे काम आते हैं, हेल्थ केयर केयर की बात करते हैं, जैसे कि रोबोट सर्जरी वगैरह आपने सुना होगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर वगैरह आते हैं। उसके अलावा आजकल कुछ ऐसी मशीनें वगैरह आती हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर मान लो काउंटर वाउंटर पे रहता है, उसकी बिलिंग वगैरह भी होती है। उसके अलावा एमआरआई सी मतलब एमआरआई जो होती है, बहुत सारी मशीनें वगैरह रहती है कंप्यूटर वगैरह की, उनकी अलग अलग रहती है, जो कि हमारे उनके ग्राफ के तौर पे शो होते हैं, डिस्प्ले के तौर पे। वो भी सब क्या है कंप्यूटर वगैरह रहते हैं। और इनमें आजकल वो भी रहता है कि कंप्यूटर में हम कुछ मतलब डालते बीमारी वगैरह कुछ जांच वगैरह रहती है, तो उसमें ईजिली शो हो जाता है कौन सी बीमारी है, क्या है, कैसे है, जो कि हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एजुकेशन की बात में काम करें कि ई लर्निंग क्या होती है, ई लर्निंग हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह रहते हैं कि प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कोर्सेज वगैरह रहते हैं, और आजकल बहुत सारी कोचिंग वगैरह हैं जो कि काम आते हैं। एजुकेशन के साथ ही रिसर्च में भी काम आता है, जो कि एजुकेशन का ही पार्ट है। कोई रिसर्च कर रहे हैं जैसे कि वोल्केनो वेल्केनो का करते हैं, या गैस सिलेंडर, या फिर कुछ भी रहता है, चाहे वोटिंग से रिलेटेड हो चाहे आम इंसान की कुछ भी रिलेटेड रहे, तो उसका डेटा होता है, वो सब क्या करते हैं कंप्यूटर में फील्ड करते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह एजुकेशन में मतलब कि बोर्ड वगैरह बहुत सारी जगह काम आता है, जो कि आजकल पेपर वगैरह भी ऑनलाइन होता है जो कि कंप्यूटर में होते हैं, जो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अकाउंटिंग वगैरह रहती है, उसमें पैसे वगैरह करना वगैरह रहता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिसोर्सेज क्या है, क्या इसमें इतने रिसोर्सेज है, कितनी इनकम आने वाली है, कितना मेन अपना चार्ज लगने वाला है, कितनी डिलीवरी चार्ज लगने वाली है, कितना क्या होता है, पूरा का पूरा वो रहता है। उसके अलावा कस्टमर
रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके अलावा कस्टमर है हमारा कितनी कम कब पेमेंट करता है, मतलब कैसे करता है, उससे का साथ हमारा कैसा बॉन्ड है, कितने का मतलब हमारा बिजनेस होता है, कितनी हमारी ये वो रहती है, कोई हमसे माल लेता है या कुछ भी हमसे आइटम वगैरह ले लेता है और हमें कितना पेमेंट देता है, कितना का मतलब वो रहता है। और वो जो इंसान है वो टाइम से मतलब पैसे वगैरह देता भी है नहीं देता, तो वो बहुत सारी चीज़ें आती है गाइस इसमें। अब इसकी बात करते हैं इसमें साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंस वगैरह में रिसर्च होती है कि विंडो 11 से 12 बनने वाली है, 13 बनने की आगे फ्यूचर में जो भी रहेगा। उसके अलावा इंटेल अपना 9 है, 11 है, 10 है, जो कि क्या है एक टेक्नोलॉजी है जो कि साइंस में काम आती है। उसके अलावा बहुत सारी फैक्टर्स वगैरह रहते हैं जो कि आजकल ह्यूमन ब्रेन वगैरह पे काम करते हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है, जो कि आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा कोलेब्रेशन वगैरह, मॉडलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और बेसिकली काम आते हैं इनमें रिकॉर्ड वगैरह रखना, मतलब या कुछ भी करना, वेट वगैरह छोटी छोटी चीज़ों का की जानकारी रखना, ये सब साइंस में आती है। उसके अलावा एआई वगैरह आप समझ ही सकते हैं, एआई में भी आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और एंटरटेनमेंट की बात करें, एंटरटेनमेंट में तो सबसे सबका पसंद आता है गेमिंग आता है। गेमिंग में आजकल बहुत जानते हैं कि बीजीएमआई वगैरह चल रहा है, जो कि ऑनलाइन डेस्कटॉप वगैरह पे करते हैं, जो कि कंप्यूटर वगैरह रहते हैं। अब गेमिंग में कैसे बोलते हैं लोग, तुम भाई हम तो मोबाइल में खेलते हैं। भाई गेम वगैरह के जो कोड वगैरह रहते हैं, सी के कोड रहते हैं, जो बाकी इसका स्ट्रक्चर वगैरह है, डिज़ाइन है, ग्राफिक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं अपने कंप्यूटर में ही सही वो मतलब अपन बनाते हैं। उसके अलावा स्ट्रीमिंग होती है। स्ट्रीमिंग तो केवल उसको जो आउटर लुक होता है वही सबको पता रहता है, लेकिन उसके अंदर जो कोड वगैरह किया रहता है, स्ट्रीम रन कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब हमारे कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है। उसके अलावा एनिमेशन एंड ग्राफिक की बात करें कि हमारी जो स्क्रीन है इसकी ग्राफिक कार्ड कैसे है, ये कैसे दिख रही है, डिस्प्ले कैसी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। और एनिमेशन की बात करें तो आजकल बहुत सारे चलते हैं अपने एनीमे वगैरह, डोरेमोन वगैरह हो तो कार्टून वगैरह हो गए। उसके अलावा बहुत सारे चाइनीज़ जापानीज़ एनीमे चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में बढ़िया होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में की बात करें तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने लगे हैं। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह में, गवर्नमेंट के मिलिट्री वगैरह में रहते हैं, मिनिस्ट्री वगैरह में, फाइनेंस वगैरह, एजुकेशन, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में ज़्यादातर मैक्सिमम टीचर्स वगैरह चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में तो काम आती हैं, जैसे ऑटोमेशन, कोई ईवी बाइक बनाता है तो उसमें बाइक वगैरह की क्वांटिटी क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा मैंने अलग से लिख रखा है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं बैंकिंग ऑफ कैसे रहता है। 150 अकाउंट रहते हैं, उनमें उनकी कैलकुलेशन करना, उनकी अमाउंट कितनी रहती है, उनकी बहुत आधार कार्ड की जानकारी टाइप की हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जो कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारे हॉस्टल वगैरह हॉस्पिटल में काम वगैरह आते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ब्रिजेस वगैरह के काम आते हैं, तो उनकी रेटिंग वगैरह लेना या कुछ वैसे करना वो आता है ग्राफिक वगैरह में। या समुद्र में रेडार सिस्टम आपको पता होगा, या एरोप्लेन में जो रेडार सिस्टम आता है, इनमें बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा मेन रोल होता है। तो इसकी आप लोग को की डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज़ एंड द component of device that used to physical quantity, layer, voltage, current and material motion to the represent and multiple data। तो ये काम कैसे करता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर होता है जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी वगैरह रहती है, या फिर करंट का फ्लो वगैरह रहता है, या फिर करंट, या फिर आप लोग मैकेनिकल मोशन वगैरह रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे रेडार वगैरह वगैरह वो रहते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारे जो जो लगे हैं ब्रिजेस वगैरह बनते हैं वो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पता चलती है। इसके अलावा जो समुद्र की हमारी गहराई कितनी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रेडार सिस्टम के ऊपर बेस होती है। इससे पता करते हैं कि समुद्र के अंदर, क्योंकि हमारे जो इंसान वगैरह हैं वो समुद्र के ज़्यादा अंदर तक जा नहीं सकते और समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो वो रेडार सिस्टम पे करते हैं कि एक रेडार वगैरह करते हैं, नीचे के सिग्नल वगैरह भेजते हैं और वो टकरा के
जो सरफेस से टकरा के वापस सिग्नल हमें प्राप्त करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो डिस्टेंस कितनी है समुद्र की, तो वो पता चल जाता है कि ये समुद्र कितना गहरा है। तो आज तक ऐसे तो पर्टिकुलर किसी भी इंसान ने, आज तक ह्यूमन ने समुद्र की पूरी गहराई तक तो नहीं जा पाया है, बट गया है काफ़ी ज़्यादा, 10-15 हज़ार से ज़्यादा नीचे जा गया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वायु प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, और टेक्नोलॉजी भी इतनी कुछ खास हाई नहीं है इसके ऊपर ऊपर और नेचर के खिलाफ तो क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार काम करता है, कि इसमें कुछ ये वर्क कैसे करता है, इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं कि इसको रिप्रेजेंट करना, इसको ऑपरेट करना एंड आउटपुट करना। मैं आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए बताता हूँ कि रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिस्प्ले टाइप में डिवाइस होती है, जिसमें हमें एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमको पता चलता है कि जो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो रही है, लो प्राप्त हो रही है, या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसमें आप लोग ग्राफिक तौर पर रहता है, जो कि वैल्यू हमारी रहती है कंप्यूटर पे शो होती है। अभी ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये जो मैथमेटिक वगैरह रहते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इंटीजर वगैरह परफॉर्म करते हैं, जो कि ये इसमें ना काफ़ी मतलब शो होता है कि जो हमारा रेटिंग वगैरह कैसे प्राप्त होती है, क्या होता है। तो ये बेसिकली रहते हैं। अब आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। तो बेसिकली इसकी वर्क कैसे करता है, हमें कुछ भी मोशन मिलता है, उसका हाई होता है तो उसको हाई शो करता है, लो होता है तो लो करता है। कुछ अगर आउटपुट मिलता ही नहीं है, इनपुट मिलता ही नहीं है, तो एकदम सीधी लाइन में चलता रहता है। जैसे कि आपने पिक्चरों वगैरह में, बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, किसी बंदे की अगर हार्ट बीट है कोई ज़्यादा होती है तो उसकी हार्ट बीट दिखाती है, किसी की लो होती है। कोई इंसान की अगर हार्ट बीट ही नहीं चल रही है, कुछ इनपुट ही नहीं मिल रहा है, तो वो जीरो पे रहती है, उसकी हार्ट बीट का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ होता ही नहीं है। उसके अलावा आप बात करते हैं इसमें की कंपोनेंट क्या होते हैं, कि इसके जो की कंपोनेंट होते क्या है, ये काम वगैरह कैसे करती है, इसमें क्या क्या वो चीज़ें होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ अपने आप तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें सिग्नल सोर्स होता है, एम्पलीफायर होते हैं, फ़िल्टर होते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं, डिफरेंशिएटर्स होते हैं, और ये मल्टीप्यूरीफायर्स होते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी थोड़ी चीज़ होते हैं, सिग्नल वगैरह होते हैं। बेसिकली की कंपोनेंट है ये। आप लोग अगर को आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रहते तो भी कोई बात नहीं, आप इनको बेसिक तौर पे याद कर सकते हैं। कि इसमें सिग्नल सोर्स के लिए जब आप जाहिर सी बात है कि इसमें सिग्नल सोर्स के लिए मतलब कुछ ऐसा मतलब कि रहता है जहाँ पे सिग्नल वगैरह प्राप्त होता है, जहाँ पे सिग्नल वगैरह सारे आते हैं, तो सिग्नल सोर्स रहता है। एम्पलीफायर रहता है, तो जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें जो छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर होती है वो एम्पलीफायर्स के रूप में या उसके रूप में काम करती है। उसके अलावा फ़िल्टर्स की बात करते हैं कि कब हाई फ्रिक्वेंसी करनी है, कब लो करनी है, कब क्या करना है, तो वो जब सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएटर की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिकली मैथ में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। बेसिकली इनको मैं रफली तौर पे बताता हूँ कि ये इंटीग्रेट करता है इनपुट को, और ये डिफरेंशिएट करता है उसको, डेरिवेट करता है उसको। अब ये इंटीग्रेट और डेरिवेट क्यों आए, कैसे आए, इस चीज़ के लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी वैल्यू के छोटे से छोटे कंपोनेंट को प्राप्त करता है, कि नीचे गया उसमें टाइम कितना लगा, कम से कम कितना होता है, उसके बाद वो ना गया। तो ऐसे तो आप ये काम आता है अपना डिफरेंशिएशन, और कितनी देर में ऊपर आया उसका पूरा का पूरा वो करना, उस पूरा का पूरा वो इंटीग्रेटर में काम आता है। उसके अलावा ये मल्टीप्यूरीफायर कि इसमें टाइम कितना लगा, कैसे क्या, जो फर्जी अपनी जो मान लो सिग्नल अपने नीचे जा रहे, कोई मछली आ गई, शार्क आ गई या ब्लू व्हेल आ गए, तो सिग्नल ब्लॉक हो गए, तो उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा वो रहता है, बहुत सारे सिग्नल प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आती है। उसके अलावा ये एट द सिग्नल लेवल वगैरह वो करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि अपन एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बेसिकली होते हैं इसके, क्योंकि अपन यहाँ पे ग्राफिकल अपन प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने पढ़ाई वगैरह में बेसिकली मेडिकल में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब मैं इसे बोलूँ कि बैंक में यूज़ करना है पैसे गिनने के लिए, तो पैसे की गिनने के लिए ऐसे थोड़ा ना रहेगा कि नोट गिन रहे हैं, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी आएगी, नोट नहीं है तो लो आएगी। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली एडवांटेज की मैं बात करता हूँ तो ये एडवांटेज होता है ना, ये एकदम रियल टाइम पे वर्क करता है, कि रियल टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आती है
उसी को पूरा कैलकुलेट करता है। जैसे कोई पेशेंट वगैरह रहता है हॉस्पिटल में, उसकी हार्ट बीट रहती है तो उसी टाइम रहती है। ऐसा तो होता नहीं है कि मैं कल गया था हार्ट बीट चेक कराया और उसका रिजल्ट आज आ रहा है कल आएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है, ना किसी के साथ हुआ है। बेसिकली वो मशीन लगाते हैं और हार्ट बीट की रहती है और एक डब्बा टाइप में रहता है, उसमें हार्ट बीट शो होती है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, या आजकल डिजिटल सब कुछ होने लगा है तो उसमें कुछ नंबर वगैरह भी शो हो जाते हैं, मतलब ग्राफिकल भी शो होती है एंड कुछ नंबर वगैरह रहती है कि हमारी हार्ट बीट 70 की चल रही है, 80 की चल रही है, 90 की है, या फिर 140 वगैरह रह जाती है, या बीपी हाई वगैरह है, तो बेसिकली वो चीज़ें आती हैं। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली मतलब इफ़िशिएंसी तौर पे मतलब ईजिली सॉल्व कर सकता है। जैसे कि अब हार्ट बीट करना रहता है, अब 1 मिनट में अपना हार्ट बीट रहती है 72 रहती है 90 रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कोई कान लगा के अगर सुनना चाहेगा तो कैसे से सुन, मतलब किसी कोई 91 पढ़ेगा, कोई 70 पढ़ेगा, और इतनी मतलब फिक्स नहीं चीज़ पता चलती। तो बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं। या फिर समुद्र के नीचे की ग्राफिकल रहती है उसकी दूरी वगैरह प्राप्त करना, अब जाहिर सी बात है कोई ह्यूमन नीचे जा तो नहीं पाया, लेकिन ग्राफिकल ऐसे प्राप्त किया है तो उसमें भी अपनी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है, और अभी तक जितने भी निकाले हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम तौर पे एक्यूरेट है। तो बेसिकली आप ये लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं ये एक्यूरेट तो रहती है टास्क को परफॉर्म करने में, और ज़्यादा काफ़ी कॉम्प्लिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम होती है उसको ईजिली या इफिशिएंसी के तौर पे या जो जैसे सॉल्व कर नहीं कर सकते मिनिमम उसे का सॉल्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेज के ऊपर बात करते हैं तो ये केवल अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट देता है और जो कि लिमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक तो ये भी प्रॉब्लम लिमिटेड करता है, और दूसरा ये कि ये इसमें दे रखा है कुछ ये सब टाइटल टोन वॉइस एंड इंटरफेरेशन, ये आप लोग मेरे को कुछ इतना कुछ खास पसंद नहीं है वैसे तो पॉइंट। बेसिकली इसमें दे सकते हैं ये केवल अपने जो रहते हैं ये अपने जो एनालॉग वाले रहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट के तौर पे काम करते हैं, और ये हर सेक्टर में जो एनालॉग कंप्यूटर है ये काम नहीं आते, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ये स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें अपन हर चीज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके एनालॉग कंप्यूटर वगैरह है। अब इसमें क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वगैरह है, जो कि आप लोग देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर वगैरह रहते हैं जो कि इंजीनियरिंग वगैरह साइंस वगैरह मिलिट्री वगैरह में भी काम आता है, कि मिलिट्री वगैरह में कि दुश्मन की मूवमेंट वगैरह कैप्चर करना, जो कि एनालॉग रहते हैं कि हलचल वगैरह में क्या हो रही है सैटेलाइट के तौर पे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं इस 20वीं सेंचुरी में। बेसिकली इसके बारे में आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक फेमस एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर है, मतलब आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में सेकंड में अपनी कॉम्प्लेक्स एनालॉग कंप्यूटर दैट कैलकुलेट टू बॉम्ब रिलीज पॉइंट, ये मतलब कि बॉम्ब वगैरह को अपना डिस्फ्यूज़ करने में या वैसे बॉम्ब को ढूंढने में अपने वो काम आते हैं। उसके अलावा ये डिसलाइन और ये लेगेसी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ये कुछ पॉइंट्स वगैरह इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली अब हम बात करते हैं मेमोरी के ऊपर बात करते हैं, हमारी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आप लोग मेमोरी जानते हैं, मेमोरी बेसिकली आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि मेमोरी के कितने टाइप होते हैं। मेमोरी हमारी कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये हमारी 3 टाइप की मेमोरी वगैरह होती है। मेमोरी आजकल और भी कई टेक्नोलॉजी है तो कई और भी आगे हो क्या पता, लेकिन हमारे लिए बेसिक हमारी कोर्स में इतनी है तो बेसिकली हम इतनी जानने वाले हैं। मेमोरी आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी कैश मेमोरी है, फिर हमारी प्राइमरी मेमोरी है। इसके 2 होते हैं रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब ये रैम के 2 टाइप होते हैं, एस रैम डी रैम। उसके अलावा रोम की बात करते हैं, ये पी रोम होते हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इनकी फुल फॉर्म वगैरह जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आती रहती है, तो इनको याद करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और आप लोग याद करिएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, इसमें ऑप्टिकल वगैरह डिवाइस आते हैं, सीडी डीवीडी वगैरह आपने पुराने टाइम पे आपने देखी होगी तो वो हमारे आते थे। उसके अलावा मैग्नेटिक डिवाइस में आती है फ्लॉपी डिस्क, आप लोग जानते होंगे, पुरानी याद है, जो लोग पुराने लोग होंगे वो जानते ही होंगे, उसको जाहिर सी बात है। उसके अलावा बात करते हैं हार्ड डिस्क होती है, फ्लैश मेमोरी आती है, आजकल पेन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा चलती है। उसके अलावा मेमोरी कार्ड वगैरह रहते हैं, पहले मेमोरी कार्ड आते थे गाने वगैरह म्यूज़िक वगैरह सुनने में, जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। अब एक एक करके इन सबके ऊपर डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं जल्दी से इसको
कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी बेसिकली क्या होती है? कैश में मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो कि स्पीड देती है सीपीयू को, जो कि सीपीयू में हमारी लगती है, और हाई मतलब एक सेमीकंडक्टर टाइप में मेमोरी होती है जो कि स्पीड देती है सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म बेसिकली पूछ लेते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आप लोग याद रखिएगा। एंड ये आप समझ सकते हैं, कैश समझ क्या सकते हैं इसमें, जाहिर सी बात है जो कैश मेमोरी होती है हमारी सीपीयू में लगी हुई होती है, जो कि हम कुछ भी ऑपरेशन वगैरह कुछ भी हम प्रोसेस वगैरह करते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड वगैरह प्रोवाइड करती है और हमारी मेमोरी वगैरह में वो सेव हो जाती है। उसके अलावा इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। उसके अलावा इसमें पॉइंट दे रखा है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू होल्ड देयर पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंसी यूज टू इन सीपीयू। ये जो कैश मेमोरी है ये काफ़ी ज़्यादा सीपीयू में अब यूज़ होने लगी है बेसिकली। उसके अलावा ये दे रखी है, द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय the OS operating system from where the CPU can access them। ये जो हमारे CPU में लगी होती है और आजकल ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रहते हैं जो कि हमारे सीधा हमारे कैश मेमोरी में स्टोरेज हो जाती है। बेसिकली इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं। उसके अलावा इतना एग्जाम में पूछे तो आप लोग इतने लिख देंगे वो ये काफ़ी है, 2 लाइन लिख देंगे काफ़ी है। उसके अलावा हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं, जो कैश मेमोरी होती है ये फास्ट होती है, जो मेन मेमोरी होती है उससे ज़्यादा फास्ट होती है। तो जाहिर सी बात मतलब जाहिर सी ये बात के कहा अपने सीपीयू वगैरह में रहती है तो काफ़ी फास्ट होती है मेन मेमोरी से। उसके अलावा ये स्टोर डेटा करती टेम्परेरी करती है, टेम्परेरी यूजेज जो हम जो हम कुछ भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कुछ भी यूज़ करते हैं उसे टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है, मतलब कि ये कैश मेमोरी। उसके अलावा बात करते हैं, इट इज़ स्टोर द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो अपनी कैश मेमोरी है ये हम कुछ भी प्रोग्राम वगैरह करते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो उसे शॉर्ट तौर पे करती है, मतलब स्टोर करती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिमिटेड में, बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट होती है हो जाती है। जैसा कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह में हम देखते हैं या फिर आप लोग जानते होंगे तो उसमें क्या रहता है कि किसी भी जो सीसीटीवी कैमरा रहता है उसमें 6 महीने या महीने की फुटेज रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती है। बेसिकली ये सिस्टम रहता है उसमें ताकि उसकी जो मेमोरी वगैरह है, जो उसकी मेमोरी है फुल ना हो और कंटिन्यू काम करता रहे और विदाउट मेंटेनेंस वगैरह। तो बेसिकली इसके एडवांटेज रहते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है सीपीयू में लगती है तो एक्सपेंसिव तो होगी। सीपीयू के जितने ज़्यादातर पार्टी होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं तो एक्सपेंसिव होती है। और जो कैश मेमोरी है ना, लेकिन ये लिमिटेड कैपेसिटी रहती है इसकी, लिमिटेड रहती है, ज़्यादा मतलब नहीं रहती है। जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उनकी एक लिमिटेशन होती है, जैसे मॉनिटर डिस्प्ले वगैरह कराते हैं उसमें हम इनपुट वगैरह कुछ दे नहीं सकते, आजकल टच वाले आ गए हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, तो ये लिमिटेड कैपेसिटी रहती है इसकी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमने देखा था जो कि हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि हमारी रैम और रोम होती है। बेसिकली हमने कैश मेमोरी में एक चीज़ और देखी थी कि ये जो हमारी ये है ना एक्ट बिटवीन कैश मेमोरी, ये के जो कैश मेमोरी होती है ना ये सीपीयू में जो मेन मेमोरी होती है उसके तौर मतलब उसकी जैसी वर्क काम करती है। अब अपन प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। इट्स होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर एंड करंटली वर्किंग। It has a limit capacity and data is lost when power and switch off. It is generated made up of semiconductor device as these memory are not as fast as register. It is divided into 2 subcategory, RAM and ROM। बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हम देते हैं कंप्यूटर में वो करंटली वर्किंग रहता है और वो डेटा हमारा जो प्रोसेस वगैरह भी होता है, लेकिन इसकी जो लिमिटेड क्या होती है, अगर हमें डेस्कटॉप वगैरह या कुछ भी अगर कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, अगर
किसी कंडीशन में अगर मान लो लाइट चली गई या फिर बाई चांस कोई वायर वगैरह बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा डेटा वगैरह रहता है या कुछ भी रहता है, तो वो हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली बात है। बेसिकली आप लोग देख सकते हैं मेरा डेटा तो बंद, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप बंद हो गया, बट हमने इसको वापस ऑन कर लिया, लेकिन और हमारा डेटा भी नहीं गया। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की, इसकी जो खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है, या फिर इसकी जो मेन चीज़ क्या होती है। जो प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी मतलब कि दोनों सेम होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी खासियत की बात करते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब जाहिर सी बात ही है, उसमें हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी रहती है। इट इज़ नोन एंड एज मेन मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों के दोनों अपन सेम ही होती है, मतलब सेम ही होती है, मतलब स्लैश करके मेन मेमोरी बोल दो। प्राइमरी मेमोरी को अगर मेन मेमोरी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजुअली वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर पावर ऑफ होने के बाद डेटा सफा चट मतलब चला गया, काम कहीं नहीं, अपने मिलेगा ही नहीं डेटा, तो बेसिकली वोलेटाइल रहता है। अब इसमें डेटा लॉस्ट इन केस अगर डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, जो कि अगर पावर वगैरह चली जाए तो, जो कि हमारा एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता के तौर पे ही रहती है। ये फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी की कंपैरिजन में। जो हमारी जो थर्ड पार्ट है हमारा सेकेंडरी में मेमोरी, फर्स्ट कैश था, सेकंड प्राइमरी या मेन मेमोरी, थर्ड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, उससे ज़्यादा फास्ट होती है, ऐसी रहती है। अब इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे जो कंप्यूटर में एक मेमोरी के रूप में काम करती है। फास्ट तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया। कंप्यूटर कांट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर हमारा है बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं करता है। जैसे कि इस एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताऊं, कभी भी हम मान लो लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे इंटेल i5 है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD वगैरह रहती है। तो ये बेसिकली 208 GB रैम और रोम रहती है। बिना किसी भी कंप्यूटर में रैम और रोम बेसिकली आते ही आते हैं। ऐसा कोई सा कंप्यूटर या लोन नहीं मिलता जिसमें ना आए। हो सकता है आने वाली टेक्नोलॉजी में रैम और रोम की जगह कुछ और आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। It is slower than main memory. These are used for storing data, information, and permanent CPU directly doesn't access this memory inside. These are accessed via input output route lines. routers. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, पहले इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। इसमें फर्स्ट बोली गई है कि ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है। जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, जो कि हमारा जो लैपटॉप वगैरह है या कंप्यूटर वगैरह या उसका कोई पार्ट होता नहीं है, ये हम अलग से मार्केट से खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, उसमें कुछ डेटा वगैरह देते हैं, मतलब डालते हैं, इनपुट करते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे डेस्कटॉप पे जाते हैं, उसको लगाते हैं, या फिर पिक्चर वगैरह देखना या डीवीडी वगैरह कुछ भी, या पेन ड्राइव वगैरह आप लोग समझ सकते हैं। ये एक्सटर्नल लेकर होते हैं, जो कि बाहर से हमें एक्स्ट्रा तौर पर खरीदना पड़ता है। उसके बाद ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब इसमें आप लोग चाहे पावर ऑफ हो जाए, आपने बस डेटा उसमें डाल दो, चाहे उसमें पावर रहे ना रहे कुछ भी रहे, वो डेटा उसमें जो रहता है वो सेफ रहता है और एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव जानते हैं आप कितनी छोटी सी आती है, वैसे पुराने टाइम में डीवीडी सीडी वगैरह चलती थी। अब ये लेकिन स्लोअर होती है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। अब स्लो कैसी होती है, आप किसी भी डेटा को अगर पेन ड्राइव में डालेंगे या डीवीडी वगैरह में डालेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर फाइल की साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो हो सकता है 15 मिनट ले, 10 मिनट ले, या फिर हो सकता है आधा घंटा भी ले। एक बार मैंने भी फाइल ली थी जो कि मेरे कभी 50 GB करीब थी, जिसमें लेने में मेरे को करीब आधा घंटा लग गया पेन ड्राइव में। वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वैसे थी, लेकिन 64 GB स्टोर हो गया डेटा ईजिली। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं कि जो इसकी विशेषता क्या रहती है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। अब ये दीज आर
मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल, मतलब कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है मैग्नेटिकल और ऑप्टिकल होती है। ऑप्टिकल और मैग्नेटिक से क्या मतलब है? जो हमारी डीवीडी और सीडी आती थी तो जाहिर सी बात है उसमें मैग्नेटिकल और ऑप्टिकल वगैरह ये मेमोरी वगैरह आती हैं, जाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे। इट इज़ नॉन एज बैकअप मेमोरी, मैं वैसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। अब बैकअप मेमोरी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मान लो अगर आप लोग ने अगर किसी भी पेन ड्राइव या किसी में उसमें डेटा अपना सेव कर लिया और आपकी मतलब कि आपके यहाँ जो कंप्यूटर या डेस्कटॉप है उसकी पावर चली गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सिंपली आप पेन ड्राइव लगाओ और पावर ऑन वगैरह कर लिया कंप्यूटर में, उसके बाद दोबारा डेटा पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में डाल लो। तो ये हमारी बैकअप मेमोरी के रूप में बोलते हैं, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा खासियत है। अब इसकी बात करते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हमारा डेटा चाहे पावर ऑफ हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए हमारा सेव रहता है डेटा। अब बात करते हैं, डेटा इज परमानेंटली स्टोर व्हेन इफ़ पावर इज स्विच ऑफ, मतलब डेटा हमारा लाइट वगैरह चली जाए या स्विच ऑफ हो जाए तो हमारा जो डेटा रहता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर स्टोर फॉर डेटा इन ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमारे में हमारा डेटा से वो ज़्यादा स्टोर हो कर सकते हैं, लेकिन ये स्लोअर देन प्राइमरी, मैंने आपको पहले बता दिया है ना। उसके अलावा जो कंप्यूटर रहता है मे रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा कंप्यूटर रहता है जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी, जो जाहिर सी बात है हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, पेन ड्राइव है, उसमें कंप्यूटर में लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो फिर भी रन करेगा। तो बेसिकली इसकी खासियत होती है सेकेंडरी मेमोरी की। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि रैम क्या होती है, रोम की मतलब रैम के दो टाइप वगैरह होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी रैम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हमारी सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह होते हैं, फिर इसके सेकेंडरी स्टोरेज में टाइप कौन कौन से थे, मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, एचएसडी है ना, सीडी, पेन ड्राइव वगैरह। तो इनके बारे में छोटी छोटी सी हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो हम इजीली कर दें। उसके अलावा की फैक्टर ऑफ देखेंगे अपन, कैपेसिटी वगैरह, स्पीड वगैरह, रिलायबिलिटी। तो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात रहेगी, तो इसको हम फटाफट से देखते हैं जल्दी से। अब बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो अपने कहाँ तक देख लिया, अपने देख लिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि हमारे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में आती है बेसिकली। तो ये एक इंटरनल मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में लगी हुई आती है और स्टोर करती है डेटा को, एंड प्रोग्राम एंड रिजल्ट होता है इसमें। इट इज़ द रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग। ये हमारी एक मेमोरी होती है जो कि डेटा को रीड करती है, राइट करती है, स्टोर करती है। जब तक हमारी जो कंप्यूटर वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह है, जब तक हमारा काम कर रहा है तब तक डेटा को पूरा का पूरा मतलब कि पूरा डेटा सेव रहता है। अब एज सुन एज मशीन इज ए स्विच ऑफ डेटा इज इरेज। अगर मैंने सपोज मैंने क्रोम ओपन किया, फिर मैंने पीपीटी ओपन करी, जब तक मैं उसको काटता नहीं हूँ तब तक हमारे सेव रहेगा। जिस कंडीशन में अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो वो हमारा डेटा हमारा पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद हमें दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा डेटा वगैरह बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले अपने डेटा को सेव करना रहता है, तो इसलिए डेटा को पहले सेव कर लो। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कंडीशन में अगर पावर ऑफ हो जाए तो डेटा हमारा साफ हो जाता है, तो इसलिए हमारी ये वोलेटाइल मेमोरी रहती है। अब रैम के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं एस रैम जिसे बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड होती है डी रैम, इसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एस रैम और डी रैम क्या होती है, बेसिकली हम इनकी छोटी सी इंफॉर्मेशन वगैरह देखते हैं फटाफट से। बेसिकली एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए टाइप ऑफ रैम दैट स्टोर डेटा बाइट एज लॉन्ग एज इट नॉन हैज़ पावर। एस रैम इज different form of DRAM which needs to the currently refresh. SRAM is more expensive
and table more space than DRAM, but it has a better performance and uses less power। जो हमारी एस रैम होती है इसमें हमने क्या देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कम पावर को कंज्यूम करती है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है या बेटर परफॉर्मेंस देती है डी रैम के कंपेरिजन में, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के कंपैरिजन में। और ये जो एक्सपेंसिव होती है मतलब कि डी रैम की कंपैरिजन में थोड़ी बहुत महंगी होती है, प्राइस इसकी हाई रहती है। और ये जो है ना टेबल मोर स्पेस वगैरह रहती है इसमें, एस रैम वगैरह रहती है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मतलब रहता है जिसमें हम इजीली वर्क कर सकते हैं। और ये नीड्स टू कंटेंट रिफ्रेश, अब इसमें ना ये ना इसको नीड रहती है कि जो उसका कंटेंट वगैरह रहता है उसको रिफ्रेश मतलब थोड़ा बहुत साफ वो रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये भी एक जाहिर सी बात है, अपनी रैम में तो डेटा को क्या करती है स्टोर करती है, और एस रैम इज़ डिफरेंट फ्रॉम डी रैम। जो एस रैम होती है ये डी रैम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। बेसिकली हमने एस रैम में क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी जाहिर सी बात है डेटा को स्टोर करती है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब ये एस रैम इसे एक और पॉइंट बोल सकते हैं, स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट अपन ये ले लेते हैं। दूसरा ये स्टोर करती है डेटा को। थर्ड की बात करते हैं कि जो एस रैम होती है वो डी रैम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब ये इसको रिफ्रेश की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ती है, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बोलूँ, एस रैम एक्सपेंसिव होती है डी रैम के कंपैरिजन में, एंड इसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो डी रैम के कंपैरिजन में जो ये एस रैम होती है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट एंड फाइनल सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होती है, मतलब कि लेस पावर कंज्यूम करती है। सॉरी, एक्सपेंसिव तो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो पावर को कंज्यूम करती है काफ़ी ज़्यादा कम पावर को कंज्यूम करती है और वर्क अच्छा खासा करके देती है। बेसिकली एस रैम हो गई। अब डी रैम की बात करते हैं। डी रैम में डी रैम की बात करते हैं। अब ये डी रैम हमारी थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है। अभी पहले स्टैंड फॉर डायनेमिक एक्सेस मेमोरी रहती है, ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट स्टोर डेटा इन मेमोरी कॉल इट इज़ ए टाइप ऑफ रैम दैट यूज टू मैनी कंप्यूटर डिवाइस इंक्लूडिंग लैपटॉप, स्मार्टफोन ईच वगैरह। डी डी आर डबल डेटा रेट, एस डी आर एम, एच डी आर ए एम, एस ओ डी आई एम एम आर ए एम, ये क्या एल ए पी डी डी आर, जो कि आप इसकी फुल फॉर्म वगैरह देख सकते हैं। बेसिकली हम डी रैम है, इसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप बोल सकते हैं कि डी रैम है ये स्टैंड करती है डायनेमिक रैंडम मेमोरी के ऊपर, जो कि एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ये भी डेटा को स्टोर करती है मेमोरी में, और ये एस रैम के कंपैरिजन में थोड़ी सी मतलब वो होती है। और ये जो हमारी डी रैम वगैरह रहती है ये हमारे डिवाइसेस वगैरह, लैपटॉप वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा कुछ पॉइंट वगैरह आप लोग देख सकते हैं जो कि हमारे काम क्या आए, तो लो पावर, डबल डेटा रेट, स्मार्ट आउटपुट, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉडल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगा। उसके बाद ये आप लोग कुछ पॉइंट अगर देख सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर बात करते हैं। फिर सेकेंडरी स्टोरेज है उसके भी टाइप वगैरह रहते हैं। हमने ये अभी देखा है केवल रैम का। हमने रैम का देख लिया। अब बात करते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज़ नोन एज एक्सुअली मेमोरी। जैसे हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, वैसे ही हमारी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सुअली मेमोरी बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, कि जो हमारे जो डेटा वगैरह रहता है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे डेटा को क्या करता है, परमानेंट स्टोर करता है, जो कि हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। और ये जो मेमोरी रहती है ये काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छी रहती है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करने में काम होती है। उसके अलावा टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है,
मैग्नेटिक डिस्क जिसके बारे में बेसिकली आप जान रहे होंगे। उसके अलावा HDD होती है, SDD होती है, FDD होती है, CD होती है, पेन ड्राइव होती है। बेसिकली हमारे बेसिक तौर पे है, जो कि हम बेसिक जानकारी भी इनकी ले लेंगे। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। मैग्नेटिक डिस्क होती है ये एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबल एंड कैपेसिटी टू डायरेक्ट एक्सेस स्टोर डेटा। चाहे ऐसी बात है हमारी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी होती है कि हमारे डेटा को सेफ रहता है और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करती है मैग्नेटिक डिस्क, जो कि हमारी एक मैग्नेटिक डिस्क वगैरह रहती है। उसके बाद बात करते हैं HDD की बात करते हैं। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज़ टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ कैपेसिटी ऑफ TB रेंज। अब आप बेसिकली इसमें HDD की फुल फॉर्म मिली है हार्ड डिस्क ड्राइव, और HDD की बात करते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो बेसिकली हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी ये मेमोरी है, इनके बारे में बेसिक एक लाइन लिख सकते हैं, जो कि हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके अलावा HDD को क्या बोलते हैं, हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव SDD को बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पेन ड्राइव वगैरह रहता है एक जगह से दूसरी जगह, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इतना ही पूछता है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ इतना पूछता नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए हमारे पास। और TB का मतलब होता है टेराबाइट की रेंज में करता है, 1 TB 2 TB, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है SDD के कंपैरिजन में। ये द एडवांटेज ऑफ SDD ओवर फास्टर एक्सेस टाइम एंड लेस पावर कंज्यूम। जो SDD होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और लेस पावर को कंज्यूम करती है SSD की कंपैरिजन में। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं, CD बोलते हैं जिसे शॉर्ट में। अब ये स्टोर फॉर मैक्सिमम 700 MB डेटा ओनली। ये केवल 700 MB का डेटा ही स्टोर कर सकती है। उसके अलावा पेन ड्राइव की बात करते हैं। पेन ड्राइव इज़ नोन एज USB फ्लैश डिवाइस। इट इज़ कमांड यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब फैक्टर की बात करते हैं, की फैक्टर्स की बात करते हैं। की फैक्टर क्या होते हैं, मतलब कि इनकी कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, पोर्टेबल वगैरह रहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के ऊपर जाते हैं। और इनपुट और वो आउटपुट डिवाइस होते हैं क्या है फ़िलहाल तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब पहले इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रहा है, देन डिवाइस आ रहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बात हो रही है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा यूज़र अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देता है, और आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस होता है और यूज़र को डिस्प्ले या ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो कि मिलता है। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट अलाउ टू कंप्यूटर टू interact with the output world. They able the computer to receive information input and send some information। बेसिकली आप इनपुट डिवाइस में लिख सकते हैं। बेसिकली जनरली आप लाइन बना के भी लिख सकते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में काम आते हैं, और ये कुछ हार्डवेयर वगैरह रह जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। बेसिकली हमने ऊपर भी देखा था और पढ़ा भी था, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसके बारे में, लेकिन बेसिक तौर पे अभी हम हल्की फुल्की कमांड मतलब देख रहे हैं इनके बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारे आता है कीबोर्ड क्या करता है, बेसिकली कुछ भी टाइप वगैरह करके जो कंप्यूटर को देता है, कमांड वगैरह देने में काम आता है ना। एक कमांडिंग डिवाइस होता है, इसमें एंटर टेक्स्ट वगैरह कमांड वगैरह करते हैं। माउस की बात करते हैं, यूज टू कंट्रोल द कर्सर हमारे जो माउस, ये आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ, ये क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं इसको। ये कर्सर वगैरह भी रहता है जो कि हमारे स्क्रीन पर किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने में काम आता है। किसी भी डबल क्लिक करने में आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया पूरा, तो ये इस तक काम आता है। उसके अलावा वेब कैम होता है जो कि
जो कि वीडियो और इमेज वगैरह के कैप्चर करने के लिए काम आता है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर रहता है, आपने देखा होगा किसी बारकोड वगैरह रहता है, अपने फ़ोन पे पेटीएम करते होंगे तो उसको सीधा इनके स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने के बाद वो पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट हो जाती है। बाद में हम सीधा उसमें वो इनपुट करते हैं, पैसे वगैरह पेमेंट करते हैं, तो सीधा इंटरनली उसके अकाउंट में पहुंच जाता है, जो कि इनपुट डिवाइस होते हैं वेब कैमरा वगैरह। स्कैनर भी हमारे इनपुट डिवाइस है। अब माइक्रोफोन वगैरह रहता है जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देते हैं, जो कि कंप्यूटर वगैरह में या फिर कुछ कहीं पे वो जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है। स्पीकर वगैरह रहता है, उसी जो इनपुट दिया होता है उसी को काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे, लो वॉल्यूम पे या उसकी वॉइस चेंज वगैरह करके वो आउटपुट देता है। लेकिन ये माइक्रोफोन हमारा एक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले मॉनिटर आता है। हम कुछ भी कीबोर्ड से, माउस की हेल्प से कुछ भी इनपुट दिया, सपोज मैंने बोला हे सिरी प्लीज़ ओपन, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने बोला हे सिरी प्लीज़ ओपन द गूगल, तो ये बेसिकली हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। मैंने पहले काट दिया इसको, वरना ये सिरी भी हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, प्रिंटर की बात करते हैं। कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है, पीडीएफ वगैरह रहता है, तो हम बेसिकली निकलवाते हैं प्रिंटर की हेल्प से, कि हमें हार्ड कॉपी के तौर पे मिलती है। हमारे फ़ोन में जो सॉफ्ट कॉपी रहती है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, पीडीएफ वगैरह उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जो हमारे हाथ में कागज़ वगैरह, पेपर वगैरह आ जाता है तो उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं बेसिकली। उसके अलावा प्रोजेक्टर रहता है, डिस्प्ले इमेज और वीडियो एंड फ्लैश वगैरह की स्मार्ट लैब वगैरह रहती है, उसमें प्रोजेक्टर वगैरह रहते हैं, उसे लैपटॉप या फ़ोन वगैरह किसी से कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो हमारा वो वो होता है, उस पर हमें शो होती है पूरी पूरी जन। और उसके अलावा वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बात करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब होते थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। उसकी टाइमिंग थी अपनी 1945 से 1955, आप करिएगा, इसमें 56 लिखा है बेसिकली। उसके बाद कंज्यूम ए लॉट ऑफ पावर, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती थी। अब जाहिर सी बात है 1945 और 1955 की बात करते हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी, जो कि हमारे गांव वगैरह में तो क्या आती नहीं थी, लेकिन हमारे शहरों में भी ऐसे कुछ इलाके थे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उस समय काफ़ी ज़्यादा कम थी, या इतनी वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हर घर तक अपने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। और डेटा वगैरह रहता है, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जाहिर सी बात है हीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा करता था। और ये इनकी साइज़ वगैरह रहती थी, एक एक होल तक रहती थी, दो दो तीन तीन होल तक रहती थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती थी। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। आप लोग समझ सकते हो उस ज़माने में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसको भी ख़रीदते थे तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती थी, और लोग बाग वो भी रहता था, और काफ़ी ज़्यादा महंगे तो होते थे ही। अब बात करते हैं उस समय, लेकिन मशीनरी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उसमें भी बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो कि 0 1 होती है। अब बात करते हैं, इसमें पंच कार्ड लगते थे, पंच कार्ड या पंच पेपर आते थे, जिसके द्वारा हम जो कि कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट देते थे। पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देते थे कंप्यूटर को, क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ये सब हमारे पंच कार्ड वगैरह रहते थे, उसमें रहते थे। अब हम इसमें फटाफट से देखते हैं, ये वैक्यूम टेबल वगैरह आती थी, इसमें कन्वर्ट ग्लास वगैरह रहते हैं, एनालॉग और कैथोड हीट वगैरह, इसमें प्लस माइनस आप लोग देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह। वैसे हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस वगैरह, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह बताए थे। इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ वगैरह होती है, तो बेसिकली आप लोग इसको लिख सकते हैं। पंच कार्ड के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल वगैरह की बात करते हैं, इसमें IBM 701, IBM 703 वगैरह। उसके बाद EDUAC, ENIAC, ये कुछ एग्जांपल वगैरह और आप लोग देख सकते हैं। अब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे 1955 से 1965 तक चलता है। इसमें सन के ऊपर आप मत जाइए, क्या उसके ऊपर ये बात करते हैं, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर काम करते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर थे और फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में। मतलब आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि
पहले जो अपना फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है काम करने के लिए 1000 रुपये चार्ज करता था, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हमारे 700 या फिर 600 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि हमारे 400 रुपये कुछ ऐसे बच गए, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तो वैसे इनकी साइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो गई थी और फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अब ये चीपर हो गए थे और मोर रिलायबल हो गए थे। ट्रांजिस्टर आप जानते हैं बेसिकली एक पार्ट होता है छोटा सा, आप लोग जानते होंगे कि कैसा होता है, डिगर डीप वगैरह होता रहता है। तो ट्रांजिस्टर की काफ़ी ज़्यादा एक छोटा बॉक्स वगैरह टाइप में समझ ले, या फिर हाथ के बराबर ट्रांजिस्टर भी आते हैं, या फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आते हैं। तो बेसिकली आप लोग ट्रांजिस्टर की साइज समझ सकते हैं। और पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, उसमें ढेर सारे ग्लास वगैरह रहते थे और जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, जिसके कारण हीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती थी। उनकी साइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। पहली बात तो अपने वैक्यूम ट्यूब की तो जाहिर सी बात है साइज़ कम हो गई। उसके अलावा हीट प्रोड्यूस करते थे बट अब थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करने लगे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और फास्ट भी हो गए थे। अब ये मोर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो गए थे, मतलब एनर्जी तो ज़्यादा कंज्यूम करते थे। बहुत बड़ी मशीन, कंप्यूटर तो उतना ही बड़ा था, बस उसके अंदर का एक कंपोनेंट हमारा छोटा हो गया और मॉडिफिकेशन धीरे 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 और होने लगे। उसके अलावा ये हमारी जो सेकंड जनरेशन है, हीट अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी, इसमें जिसके द्वारा हम इसमें पंच कार्ड वगैरह यूज़ करते थे, अभी भी करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए, बट इसमें मैग्नेटिक वगैरह टेक्नोलॉजी हो गई थी जिसकी हेल्प से अब इनपुट और आउटपुट का भी थोड़ा थोड़ा इसमें स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा ये मशीनरी लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का भी यूज़ करने लगे थे। बाइनरी लैंग्वेज तो कोई बंदा कोई इंसान रहे 0 1 की फॉर्म रहती है, उसको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। असेंबली लैंग्वेज होती है, उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वगैरह रहते हैं। जैसे कोई काम कराना है कि रमेश को काम कराना है, कुछ भी उठाना वगैरह रहे, तो उसमें RAM लिख दिया, उसमें बाद जी लिख दिया, मतलब स्पेस करके जी लिख दिया, उसके बाद वर्क लिख दिया। तो उसमें सिंपल इंस्ट्रक्शन वगैरह रहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहते हैं, उनकी पर्टिकुलर वो रहती है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताया रमेश वाला। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये लैंग्वेज अपने मतलब अंडरस्टेबल थी, लेकिन हर कोई इंसान हर कोई इसे नहीं कर सकता था, बट काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी फर्स्ट वाली की कंपैरिजन में। इसके अलावा इसमें IBM 7090 और CDC 3600 जो कि इसके एग्जांपल वगैरह रहते हैं। अब इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह और डायोड वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं, और ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह रहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें BJT और FET होती है। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, FET बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा डी में काम आते हैं। इसके अलावा डी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसमें लॉजिक गेट वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह, आप BJT FET ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा ही आपको इसके बारे में पता होगा पहले से ही। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये ट्रांजिस्टर होते हैं, इनके 2 टाइप होते हैं, एक FET और एक BJT। इन्हें बाइपोलर लिखा है, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये फुल फॉर्म वगैरह रहती है। ये भी एक ट्रांजिस्टर होते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा छोटी फॉर्म होती है ना। ये जो बाइपोलर होते हैं ये कम वोल्टेज पे काम करते हैं और ये हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। ये रहते हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक वगैरह काम करते हैं। ये स्विचिंग सर्किट वगैरह, एम्पलीफायर सर्किट वगैरह। सही बात तो मेन बात तो ये है, जो बाइपोलर जो काम कर सकता है ना वो FET भी कर सकता है, जो लेकिन बाइपोलर होता है ना BJT, ये हमारी कम वोल्टेज पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है। FET वगैरह रहते हैं, इनमें हाई वोल्टेज वगैरह कोई से आराम से काम होते हैं, लेकिन इसमें FET वगैरह रहते थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं BJT की कंपेरिजन में। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, इनमें ICs यूज़ होने लगी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते थे। अगर आप समझ सकते हैं कि पहले अगर IC की साइज़ कुछ इतनी बड़ी होती थी तो अब छोटी सी होने लगी थी। उसके अंदर ना ढेर सारे ट्रांजिस्टर वगैरह के काम होते थे। एक ही IC में 10 ट्रांजिस्टर के बराबर वर्क करता था, तो ये 10 गुना फास्टर वगैरह और थे। ये जाहिर सी बात है छोटी सी से होता था, इसमें कुछ सर्किट वगैरह कॉम्प्लिकेटेड रहता था, लेकिन वो पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी आते थे। उसके अलावा
इनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस टाइम पे कीबोर्ड और माउस मॉनिटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट दिया जाता था। इससे पहले मैग्नेटिक डिस्क और पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था इनपुट और आउटपुट देने के लिए, और इसमें ओएस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को कर दिया गया था। इसमें IBM 360 370 वगैरह का इसमें मतलब आते हैं, इसकी कुछ हैं। उसके अलावा PDP 1111 भी इसके कुछ मॉडल वगैरह दे रखे हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये इसमें VLSI और ULSI, ये VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें थाउजेंड ऑफ सिग्नल, मतलब एक चिप आती थी उसमें 1000 IC वगैरह ये लगी रहती थी। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उससे ज़्यादा मिलियंस टाइम्स फास्ट हो गई थी। अभी ये स्मॉलर एंड पोर्टेबल कम हो गए थे कि डेस्कटॉप वगैरह रहते हैं, तो उस टाइम पे डेस्कटॉप वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी साइज समझ सकते हैं। पहले एक कमरे के बराबर होता था, फिर आधा कमरा हो गया, आधे से फिर तो मतलब कि आप सब समझ सकते हैं एक किचन टाइप में हो गया, फिर बाद में एक अपना फ्रीज के बराबर, अब टेबल के बराबर रह गया हमारा कंप्यूटर। तो समझ सकते हैं ये इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी। उसके अलावा इसके एग्जांपल वगैरह की बात करें तो इसमें एप्पल वगैरह, मैकबुक वगैरह और डेल की इंस्पिरेशन सीरीज़ वगैरह स्टार्ट हो गई थी इधर से ही। उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं जो कि हमारी नाउ डेज चल रही, जो कि 1989 से और फ्यूचर वाली बात है, अभी तक प्रेजेंट तक चली रही है। और एक 1975 से 1989 तक है फोर्थ जनरेशन वाली। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे तो मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। बेसिकली ये हमारा एक रिवीजन है। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें AI को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा हमारा VLSI था, उसको ULSI कर दिया गया था। VLSI की फुल फॉर्म आपने देखा था, वेरी लार्ज स्केल, और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल ट्रांजिस्टर। अभी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल वगैरह थे और ये ऑटोमेटिकली काम वगैरह, वर्क वगैरह इंटेलिजेंट वगैरह आ गई थी। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की, बात करते हैं। नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली आते ही रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम इज़ ए मैथमेटिकल मोशन फॉर रिप्रेजेंट नंबर। देयर आर द नंबर सिस्टम, मतलब कुछ टाइप वगैरह दे रखे हैं जो हमारे नंबर सिस्टम के हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है, जो कि हम बेस को क्या बोलते हैं, हम रेडिक्स भी बोलते हैं इसकी। आप ये जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि बेस क्या होता है, कि मतलब कैसे शो करते हैं इसको, बेस को। आप बेसिकली आप अभी ये जानिए कि इसकी रेंज वगैरह रहती है 10। तो आप लोग देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 ही कुल मिला के काउंट करेंगे तो 9 नंबर 1 to 9 हो गया, 0 यार 10th नंबर हो गया, तो ये हमारे 10 नंबर हो गए। उसके अलावा बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर में 2 नंबर ही आते हैं, 0 1, जो कि आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे। ऑक्टल नंबर रहता है हमारे 0 to 7 रहता है, इसमें बेस 8 रहता है। तो हमारी जितनी रेंज रहती है उसे हम बेस बोलते हैं। बेस को क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर की बात करते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें बेस 16 रहता है। 0 to 9 रहता है, इसमें 10 डिजिट आती है। और A to F रहता है, ABCDEF, जो कि हमारे 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, करेक्टर होते हैं इंग्लिश के, और वो भी कैपिटल लेटर में होते हैं, स्मॉल में नहीं होते। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अदर नंबर सिस्टम में बात करते हैं, इसमें